हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क में आप सभी का स्वागत है। और अपन आज क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी किस कौन से एग्ज़ाम में, ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। और अपन वही पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों ये एक। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो अपन पढ़ रहे थे आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कि अपन ने मोनेरा की बात कर ली थी। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमिलिया। ठीक है, इन 5 समूह में बांटा था आर.एच. व्हिटेकर ने। कब जो बांटा था पूरे के पूरे जीवित प्राणियों को, पूरे के पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी प्राणी हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनको 5 समूह में विभाजित किया था। तो अपन ने मोनेरा की बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे किसकी? प्रोटिस्टा की। तो क्या होता है प्रोटिस्टा? ठीक है, तो मैं जो बताऊंगा दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे लास्ट तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है पूरा का पूरा याद भी हो जाएगा इसी क्लास में। तो प्रोटिस्टा में क्या खासियत थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एग्जाम में पूछती है आपको याद रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके जो लक्षण, विशेषताएं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा की क्या विशेषता थी? तो ये बेसिकली कैसे प्राणी होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये कैसे जीव होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों अपन ने बात करी थी मोनेरा में, तो मोनेरा भी एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या था? तो इसमें डिफरेंस ये था, आपको याद रखना है, ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे अपन यूकैरियोटिक बोलते हैं, और जिसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो जो वेल मैच्योर सेल होती है काय की, प्रोटिस्टा की, तो इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनिज्म मतलब इनमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाएंगे? तो जैसा कि आपको पता है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। जितने भी कोशिकांग होते हैं ना दोस्तों, सारे के सारे कोशिकांग किस में पाए जाते हैं? प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। जैसे कि राइबोसोम हालांकि दोनों कोशिका में पाया जाता है, लेकिन इसमें राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। इसमें राइबोसोम कैसा होता है? 80S प्रकार का होता है। इसके साथ ही साथ इसमें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट भी पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस पाया जाता है। सारे के सारे जितने भी कोशिकांग होते हैं ना, ये वेल मतलब अच्छे तरह से मेच्योर कोशिका होती है, जैसा कि आपको पता है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं काय में? प्रोटिस्टा में। इसके साथ ही साथ इसकी जो दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, दूसरी आपको याद रखना है, ये जीव कैसे होते हैं? ये प्रमुखतः कैसे होते हैं? मुख्यतः जलीय जीव होते हैं। ये कैसे होते हैं? जलीय जीव होते हैं और जल में अधिकतर निवास करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसकी बात करें तो इसमें जो जनन होता है ये कैसा होता है? तो इसमें जो जनन की बात करेंगे अर्थात रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो इसमें जो होता है दोस्तों अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। और लैंगिक। ठीक है, अब ये अलैंगिक और लैंगिक क्या होता है? तो ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, अलैंगिक रिप्रोडक्शन में जिसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और लैंगिक को हिंदी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार के पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये एक कोशिका के अंदर ही जो है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, इसमें कौन सी प्रोसेस फॉलो होती है? तो बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, ऐसा कैसा आपको याद रखना है? फ्यूजन। इसे हिंदी में आप मत पूछिएगा क्योंकि हिंदी में काफ़ी ज़्यादा कठिन शब्द है, वो मुझे भी आज तक याद नहीं हुआ। ठीक है, इसे शायद द्विगुणित विखंडन बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन को। ठीक है, तो इसके द्वारा होता है अलैंगिक जनन। किसके द्वारा होता है? कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? तो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। अब बाइनरी फ्यूजन क्या होती है बेसिकली? तो ये एक सेल होती है। बाइनरी फ्यूजन में बेसिकली क्या होता है? एक केंद्रक होता है, और यही केंद्रक दोस्तों एक अन्य केंद्रक का निर्माण कर देता है, जैसे कि 2 केंद्रक हो जाते हैं। और जब ये केंद्रक स्पष्ट रूप से बन जाता है तो यहाँ से ही इसका जो एक डॉटर सेल से 2 सन सेल्स का निर्माण होता है। मतलब इसमें बाइनरी फ्यूजन में एक डॉटर सेल से 2 अन्य सेलों का निर्माण होता है। वहीं लैंगिक जनन की बात करें तो दोस्तों इसमें लैंगिक जनन में 2
बोलना चाहिए। इसमें जाइगोट का निर्माण होता है, इसमें जाइगोट का निर्माण होता है। इसमें मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के द्वारा ही जो है जाइगोट बनता है और उससे एक डॉटर सेल उत्पन्न होती है। तो ये दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, मतलब इनमें लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। तो आपसे पूछेंगे बाइनरी फिजन के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, तो वो प्रोटिस्टा में होता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना है। अगली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों चौथी, जो क्या है इसमें न्यूट्रिशंस की। इसके न्यूट्रिशंस की बात करें अपन पोषण की, इनमें जो पोषण होता है दोस्तों ये परपोषी भी होते हैं, कुछ परपोषी भी होते हैं और कैसे होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं। अब देखो परपोषी कैसे होते हैं, तो आपने प्लाज्मोडियम जो का नाम सुना होगा, प्लाज्मोडियम जो किसका रोग कारक होता है, मलेरिया का रोग कारक होता है, जो बेसिकली किस मच्छर से फैलता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है ना। तो जो मनुष्य के शरीर में रहकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें अपन परपोषी कैटेगरी में रखेंगे। जैसे कि अमीबा भी एक परपोषी में ही आएगा। अमीबा के बाद एक होता है दोस्तों जिससे अफ्रीकन निंद्रा रोग भी आता है, वो कौन सा है, तो ट्रिप्नोसोमा, एक ट्रिप्नोसोमा नाम का प्रोटिस्टा आता है जिससे अफ्रीकन निंद्रा रोग होता है। तो सारे के सारे परपोषी आएंगे। अब बात करते हैं स्वपोषी की, तो जिनमें दोस्तों क्लोरोफिल मौजूद होगा, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे, स्वपोषी बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल यूग्लिना की बात करें, यूग्लिना क्या होता है, एक स्वपोषी होता है। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से थी कुछ। अब इनके अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल बेसिकली इनके याद रखना है कौन कौन से होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पहला अमीबा का नाम आपने सुना होगा। अमीबा के बाद पैरामीशियम, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपको दे देगा 4 ऑप्शन। मोनेरा आपसे पूछेगा कि पैरामीशियम किस जगत के अंतर्गत आता है, तो पैरामीशियम किस जगत के अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम और क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है। और क्या है दोस्तों, और आप बताएंगे यूग्लिना, एक है यूग्लिना, और यूग्लिना से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। यूग्लिना से आप नोट करके लिखेंगे कि जो यूग्लिना होता है ये जंतु जगत, यूग्लिना जो होता है ये जिसे क्या बोलते हैं, इसे अपन जंतु जगत और पादप जगत के बीच की कड़ी बोला जाता है, के बीच की कड़ी, मतलब लिंक बिटवीन एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, यूग्लिना बोलते हैं। अब कुछ जो प्रोटिस्टा होते हैं, कुछ प्रोटिस्टा चलनशील भी होते हैं, मतलब कि चलनशील का मतलब क्या है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव कर सकते हैं। ठीक है, मूवेबल होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, बेसिकली पैरामीशियम एक और यूग्लिना। और इनमें जो पैरामीशियम और यूग्लिना में चलनशील अंग कौन सा होता है वो पूछता है। ठीक है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। तो पैरामीशियम में चलनशील अंग कौन सा होता है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो इनमें दोस्तों जो पैरामीशियम में होता है फ्लैजिला, पैरामीशियम में जो चलनशील अंग होता है वो क्या होता है, फ्लैजिला। और वही बात करते हैं, ये आप इधर ये लिख सकते हैं यहाँ पे चलनशील अंग, इसे मूवेबल ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं आप, चलनशील अंग, फ्लैजिला। और एक जो यूग्लिना में होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, सीलिया होता है। यूग्लिना में जो चलनशील अंग होता है वो कौन सा होता है, सीलिया होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो टर्म आपको याद रखना है, फ्लैजिला और सीलिया। यहाँ से आप नोट इसको हाईलाइटर में आप लिखेंगे, एक डब्बा बॉक्स बना दीजिए अपने नोट्स में और लिखेंगे जो पैरामीशियम में चलनशील अंग होता है वो कौन सा होता है, फ्लैजिला होता है। यूग्लिना में सीलिया होता है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और क्या रह गया अगला पॉइंट, इसमें आपको ये याद रखना है जो टिम्बर जो होती है, टिम्बर आपने सुना होगा लकड़ी। ठीक है,
टिम्बर में कभी कभी हमारे जो घरों में टिम्बर को एक खाने वाला जो जीव होता है उसे टर्माइट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? टर्माइट। टर्माइट जो क्या काम करता है? जो लकड़ी को खाते रहता है लकड़ी के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करता है? लकड़ी को खाने का काम करता है। तो ये लकड़ी को खाने का काम करता है टर्माइट। और एग्जाम में आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि बताइए कि टर्माइट में जो पाचक एंजाइम होता है, जो लकड़ी को पचाने वाला एंजाइम होता है, वो कौन सा होता है? तो टर्माइट में दोस्तों जो पाचक एंजाइम होता है उसका नाम क्या है? इसमें पाचक एंजाइम पाया जाता है, इसका एक एंजाइम, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या? सेल्यूलोज। उसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन दिखता होगा कई बार, और आप यहाँ पे धोखा खा जाएंगे अगर आप मेरा ये लेक्चर नहीं देखते हैं तो, ठीक है। तो पाचक एंजाइम क्या होता है टर्माइट में? सेल्यूलोज। और लकड़ी खाने वाला जो जीव को, कीड़े को क्या बोलते हैं? टर्माइट बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैंने ये भी बताना था मुझे। अपन ने क्या क्या अभी बात करी थी? अमीबा की, ठीक है। तो अमीबा से कौन सा रोग होता है? तो ये भी आप लिख लीजिए। एक अमीबा जो आपने बात करी थी अभी, अमीबा। अमीबा से बेसिकली एक रोग होता है कौन सा? डायरिया। डायरिया रोग का कारक है अमीबा, जो हाथों में चले जाता है, चिपक जाता है। दूसरा अपन ने बात करी थी दूसरे के कौन से उदाहरण की? प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम। ये किस रोग का कारक है? तो ये मलेरिया का कारक है, और ये मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। तीसरा जो है दोस्तों एग्जाम्पल इसका ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा से क्या होती है? अफ्रीकन निंद्रा रोग होता है। अफ्रीकन निंद्रा, ठीक है। अफ्रीकन निंद्रा रोग होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ट्रिप्नोसोमा से क्या होता है? अफ्रीकी निंद्रा रोग हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट एक और जो है प्रोटिस्टा है, वो कौन सा है? गानी आलेक्स। दूसरा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों बहुत ज़्यादा, क्या? गाली आनेक्स। गाली आनेक्स, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, मैं जैसा बोल रहा हूँ, गाली आनेक्स। इससे क्या होता है? लाल ज्वर। लाल ज्वर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा की बात कर ली अपन ने बेसिकली, एक बार फिर से आपको रिवीजन कर देता हूँ और आपको यहीं पर याद हो जाएगा। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? तो प्रोटिस्टा एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? बेसिकली एक्वेटिक होते हैं, मतलब जली होते हैं, ठीक है। जल में ज़्यादातर निवास करते हैं ये। प्रोकैरियोटिक। आगे अपन ने बात करी थी क्या? रिप्रोडक्शन की। तो इनमें लैंगिक रिप्रोडक्शन और अलैंगिक रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। और वहीं बात करते हैं अपन लैंगिक रिप्रोडक्शन की, तो ये इनमें जाइगोट का निर्माण होता है लैंगिक रिप्रोडक्शन में। और जो अलैंगिक रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जो है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे अपन ने बात करी थी इनके न्यूट्रिशन की, तो इनमें जो दोस्तों ये परपोषी भी होते हैं, मतलब कि पैरासिटिक भी होते हैं, और स्वपोषी भी होते हैं, मतलब कि ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। स्वपोषी कौन होते हैं? जैसे कि यूग्लिना, जिनमें क्या पाया जाता है? जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं अपन? स्वपोषी बोलते हैं। और परपोषी कैसे बोलेंगे? तो जो मनुष्य के अंदर अर्थात मनुष्य के शरीर में रहकर अपना जो है जीवन यापन चलाते हैं, मनुष्य के शरीर को अपना घर समझ लेते हैं। जैसे कि कौन सा हो गया? अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। ये जितने भी रोग कारक होते हैं ना, रोग कारक वाले जितने भी प्रोटिस्टा आएंगे वो सारे के सारे कैसे आएंगे? परपोषी आएंगे, ठीक है। ये बात कर ली थी अपन ने। और एक चीज़ अपन ने बात करी थी यूग्लिना के बारे में। तो यूग्लिना क्या होता है? यूग्लिना जिसे बोलते हैं जंतु जगत और पादप जगत के बीच की कड़ी माना जाता है यूग्लिना को, ठीक है। तो धीरे धीरे दोस्तों आपने एक चीज़ ध्यान में दी होगी कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, मतलब कि इनमें जटिलता बढ़ते जा रही है। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे इसके बाद कवक के बारे में, तो कवक के बारे में आप इससे
और ज़्यादा जटिलता प्राप्त कर लेंगे कवक के बारे में अपन अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद समझ में आ गया होगा, सारा का सारा लेक्चर और आपको याद हो गया होगा। अगर याद हुआ है तो दोस्तों इसे अभी के अभी सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन होता है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। और हाँ, अपनी तैयारी भाई अच्छे से करते रहना, ठीक है। इसी के साथ एक मोटिवेशन क्वेट्स लाते हैं और उसके साथ अपन अपना इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो मोटिवेशन आपका जो क्वेट्स है, जो लाइनें हैं मैंने लिखी है, वो क्या है? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेंगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस लाइन को गौर से सुनिएगा और इसी के साथ हमारे वीडियो को स्टॉप करते हैं।